ठाकुर साहब 60 साल के आसपास हो चले थे और बड़की ठकुराइन 55 के करीब थी। 20 गांवों की माल गुजारी थी। महल जैसी बड़ी हवेली के बीच में दलान और आगे ठाकुर साहब की बैठक थी। बड़ी ठकुराइन ठाकुर साहब के सबसे करीब थी। जब ठाकुर साहब कहीं जाते तब वे घोड़े पर कोरे लिए बराबरी से चलती। उनमें दया धर्म नहीं था। पूरी गांवों पर उनकी पकड़ थी। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और अब 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुज़ारना उसकी आदत थी। वह 45 के आस-पास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी ठाकुर साहब का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 21 साल के आस-पास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार पटोरी गाँव में जब ठाकुर साहब आए थे, तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ़ की थी और वे मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और ना जाने क्यों उनके दिल में ये आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियाँ आ जाएँगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर में रिश्ता जुड़ना इज़्ज़त की बात है। ख़ैर, बहुत शानो-शौकत के साथ ठाकुर साहब से मेरा ब्याह हुआ। जैसे कि दूसरी जगह होता है, सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी थी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थी, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले बहुत थे, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब ठाकुर साहब की यहाँ से रिश्ते की बात आई, तब मैंने भी नाक नुकुर नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तानाशाही वाली कोई बात नहीं थी। बड़ी बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ गाँव-गाँव जाती और वसूली करती। ऐसे ही एक बार वे सोमनपुर गाँव गई। वहाँ सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर साहब को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ राजू ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़ कर बोला, ठाकुर जी, ज़्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो गई। पिछले दिनों मेरे माँ-बाप भी गुज़र गए। अब इस साल आप कर्ज माफ़ कर दें और तो अगले साल पूरा चुकता कर दूँगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लठैतों से कहा, बाँध लो इसे, इसकी सज़ा हवेली में तय होगी। मैं जब ठाकुर साहब के यहाँ आई, तब पहले पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूँ और ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँ। धीरे-धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक़्त ज़रूरत पर सलाह देने के साथ-साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोरा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी झरोखे में आकर बैठ गई। राजू को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़ी ठाकुर साहब के इशारे का इंतजार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करे। मैंने अपनी नौकरानी से उसको मारने की वजह पूछी, तब उसने बताया, मझली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। अरे कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। राजू थर-थर काँप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ से देखा। मैंने कहा, ठाकुर साहब, यह राजू मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं। पड़ा रहेगा, हवेली खेत खलिहान के काम तो करेगा ही। यह मजबूत लठेत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरे पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने राजू को 10 कोड़े की सजा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से राजू को बुलवाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों के आमने-सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। राजू ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, ठकुराइन जी, आदेश। पर्दे में से मैंने राजू को देखा। एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग और पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगी। मैंने राजू पर रौब गाँठते हुए कहा, तो तू है राजू? अब क्या हवेली में बैठे-बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, समझा? यह सुनकर राजू घबरा गया और बोला, आदेश ठकुराइन। मैंने कहा, इधर आ। यह जो ठाकुर जी की बैठक है, उसके ऊपर मयान में हाथ से झरने वाली पंखा लगा है, उसकी डोरियां निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं
मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। राजू बंदर की तरह दीवार पर चढ़ गया कर मयान तक पहुँच गया और उसने पंखों की सारी डोरियाँ बाँध दी। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को ठाकुर साहब ने बैठक बैठक का इंतज़ाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा तब उसने मेरा नाम बताया। ठाकुर साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, इस राजू को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूँगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी राजू के ऊपर सौंप दी। हवेली के कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना था जिससे हवेली का कोई आदमी वहाँ जाए तो उसे कोई परेशानी ना हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बंधवा दी थी जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर नहीं पड़े। बड़ी ठकुराइन अब 60 के पार हो चुकी थी, इसलिए ये सब बंदिशें उन पर तो नहीं थी, छोटी पर कम और मेरे ऊपर ज़्यादा थी। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगवा दिए गए और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और राजू बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने राजू को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएँ घुमर-घुमर कर बरसने लगी। राजू अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूँगी और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज़ हो गई थी और राजू छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने राजू को अंदर आने के लिए कहा, तभी ज़ोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए राजू को ज़ोर से जकड़ लिया। उस समय मैं राजू के लिए औरत और राजू मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर बाद बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। राजू मुझसे आँखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर से कमरे में नौकरानी जो अभी भी सो रही थी झिझक कर उसे उठाते हुआ, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ा कर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने राजू को दलान में बुलाया और बड़ी से कोड़े लेकर राजू पर एक ही सांस में 50 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठाकुर साहब और बड़ी खुश हो रहे थे। इसकी मजली भी अब हवेली के रंग-ढंग में रच बस रही है और उधर राजू अब भी यह समझ नहीं पा रहा था आखिर ठकुराइन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो यह कि राजू को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ उसके लिए उसे चुप रहना है। दूसरी, ठाकुर साहब और नौकरानियों को यह एहसास दिलाना था कि मुझे इस राजू से कोई लगाव नहीं है। तीसरी, यह कि अगर हवेली में मेरे वारिस आता है तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश इतनी अदाओं के साथ की वो मना कर नहीं सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरत वाली तिरिया चरित्र मुझ में कहाँ से आ गया जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से राजू को बुलवाकर हवेली की साफ सफाई करवाई। वह अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों और नाच गानों का दौर चल रहा था। कब रात होगी कब सुबह मालूम ही नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरियों में पड़ा था खुशियों मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था और हो भी क्यों नहीं, ठाकुर साहब का वारिस जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थी और इतने दिनों तक हवेली को वारिस देने नहीं देने की वजह वे जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वे यह नहीं समझ पा रही थी कि मैंने यह कारनामा कैसे कर दिया।